या लेफ्ट है। ठीक है, तो ये जो एक्सरे है इसमें आपने देखा होगा कि जो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। जबकि ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये कुछ नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे कोई फ्लूइड है। तो हमने पीछे इसके बारे में ये पढ़ा था कि जो आपके पैची एरियाज होते बोलते हैं नमूनिया या कंसोलिडेशन। तो अगर आपके पास इसकी रिपोर्ट आएगी तो यही कहेगा कि चेस्ट एक्सरे जो है उसमें आपको राइट साइड के लोअर लोब में कंसोलिडेशन नजर आ रही है। ठीक है, एल्व्यूलर कंसोलिडेशन। और वो एक्चुअली जो है फिर आगे वो कहेगा क्लिनिकल कोरिलेशन रिलेटेड नमूनिया, फिर वो टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे, वो देगा। ठीक है, क्योंकि फॉरेन से आप डायग्नोसिस बना के नहीं दे सकते, आप साथ क्लिनिकली कोरिलेट उसको लाजमी करें। ठीक है, तो ये एक नमूनिया का कहला एक्सरे। अब वो लाजमी नहीं है, वो राइट में, राइट लोअर लोब में अपर जो है वो राइट में भी हो सकता है, मीडियल में भी हो सकता है, इस तरह भी ये प्रेजेंट कर सकता है। और अगर यही एक्सरे आपके सामने हो और उसमें आपको यहाँ पे कैविटीज नजर आए और वो ब्लैक ब्लैक उसमें फ्लूइड फिल हुआ हो या कुछ इस तरह से हो, तो वो टीबी का एक्सरे होता है। टीबी में कैविटीज बन जाती हैं लंग्स में। ठीक है, छोटी छोटी। ओके, ये चेस्ट का हो गया। और ये हमारे पास आ गया है फ्रैक्चर, बोन का फ्रैक्चर। ये हमारे पास एक रिस्ट का सिंपल एक्सरे है, लेकिन इसमें फ्रैक्चर नजर आ रहा है। इसमें आप जो रेडियस बोन है उसका डिस्टल एंड, कोई भी चीज है या कोई भी बोन है ये है, उसका जो कह लें कि ज्वाइंट के करीब वाला, इधर से जब अगर आप एल्बो ज्वाइंट की बात करें तो इसका ये वाला जो हिस्सा होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, और ये रिस्ट के पास जो होगा ये डिस्टल होगा। ठीक है, तो इसलिए रेडियस का जो डिस्टल एंड है इसका फ्रैक्चर है। ये वाली जो है बोन रेडियस है, ये वाली अल्ना है। तो आपने देखा होगा कि बाकी की जो तमाम कह लें कि पूरी की पूरी जो बोन है उसकी कॉन्टिन्यूटी ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा ये ऐसे कुछ कोई लाइन सी है। दिस इज एक्चुअली फ्रैक्चर। ये हेयर लाइन फ्रैक्चर है, यहाँ प्रॉपर पूरी, अगर तो बोन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर था। तो ये हेयर लाइन लाइक फ्रैक्चर है जो हल्का सा बारीक सा फ्रैक्चर होता है, मतलब बोन पूरी तरह से अलग नहीं होती। और हमेशा जो बोन्स के एक्सरे वो एपी और लेटरल दोनों होते हैं। एपी यानी कि ये सीधा रख के, और ये लेटरल यानी कि साइड से लिया हुआ उसका, ताकि उसकी जो है वो असेस कर सके कि कितना फ्रैक्चर है। ठीक है, यहाँ फ्रैक्चर को डिफाइन करने के लिए एक्चुअली वो जरूरी होता है। उसके बाद ये है, आपने जो पीछे एक्सरे देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि लंग्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं प्रॉपरली, राइट भी नजर आ रहा है, लेफ्ट भी नजर आ रहा है, उसमें कार्डियक जो शेडो है वो भी नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कार्डियक वाला जो एरिया है उसमें जो कार्डियक शेडो है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। वो देखने से ही पता लग रहा है कि ये इतने मतलब एरिया पे हार्ट है। तो इसको फिर आप कहते हैं कार्डियो मगैली। ठीक है, जिसमें हार्ट साइज जो है वो बड़ा हो जाता है उसको हम कार्डियोमेगाली कहते हैं। वो फिर डिफरेंट हार्ट की कंडीशंस की वजह से होता है। फिर इसमें आपको एक और चीज नजर आ रही है, दिस इज, किसी को आइडिया है कि क्या हो सकता है? इसकी कुछ वायर्स हैं, अगर आपको मैं बता दूं, इसकी ये वायर्स अंदर जा रही हैं, ये हार्ट के अंदर दो हैं, एक राइट एट्रियम में पड़ी हुई है, एक राइट वेंट्रिकल में पड़ी हुई है। तो ये क्या हो सकता है, अगर आपको कोई जनरल And इंफॉर्मेशन हो? that's the हम्म। not stand pacemaker नो नो, maybe. दिस इज नॉट स्टेंट, दिस इज पेस मेकर। जो आप परमानेंट पेस मेकर डालते हैं पेशेंट्स को, ये वो है जिसको लेमन लैंग्वेज में वो बोलते हैं बैटरी, Yes, दिल की yes, बैटरी। ma'am. ये वो दिल की बैटरी है। ठीक है, वो डुअल चैम्बर भी होता है, वो सिंगल चैम्बर भी होता है, यानी कि वो सिर्फ एक लीड वाला भी हो सकता है जो कि सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में रहेगा, या वो फिर डुअल हो सकता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल दोनों में चाहिए होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एक्सरे बेसिक। अब आगे हम इन्हीं की रिपोर्ट देखते हैं। आपके पास अब रिटर्न रिपोर्ट आ गई। तो जो पहला एक्सरे है उसकी रिपोर्ट क्या है, उसमें एक तो आपके पास पेशेंट का नेम लिखा हुआ होगा, पेशेंट की हिस्ट्री लिखी हुई होगी, लाजमी है हिस्ट्री हर चीज के लिए लाजमी है। ठीक है, क्या जब आप अपने लैब के टेस्ट परफॉर्म करते हैं आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं?
यस मैम। तो जो हिस्ट्री है वो कोरिलेट करने के लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने साथ लिख के भेजा जी, क्लिनिकल हिस्ट्री में रूल आउट निमोनिया, पेशेंट जो है उसकी परसिस्टेंट कफ है, डिस्निया है, डिस्निया सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं डिस्निया। टेक्निक फिर लिखी होती है कि पोस्टीरियर इंटीरियर हमने लिया, आप देखें वो एडल्ट है, 45 ईयर है, तो उसमें उन्होंने प्रोजेक्शन कौन सा लिया है, मतलब किस तरह से उसका एक्सरे किया है, पीए में, ठीक है। पीए में क्यों किया है, कौन बताएगा, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, पीए में क्यों लिया, मतलब उल्टा करके, एडल्ट्स में उल्टा करके क्यों लेते हैं। बिकॉज वो कार्डियक शैडो से कंफ्यूज कर सकते हैं यस, एडल्ट्स वो में, इस वजह कंफ्यूज से। है। यस। तो फिर जब आप इसकी रिपोर्ट, मतलब उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है चेस्ट एक्सरे को, तो वो लिखते हैं कार्डियक जो उसका एरिया है, ठीक है, शेप है, वो नॉर्मल है, उसका साइज भी ठीक है। फिर पल्मोनरी वेस्कुलेचर पे उन्होंने कमेंट करना होता है, वो कोई भी रिपोर्ट पे अगर आप अनरिमार्केबल का वर्ड देखें, दैट्स मीन नॉर्मल, ये चीज अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लिखे हैं, वो जो बीमारी, कई बार होता है कि रश इतना ज्यादा होता है, तो एंड पे बस, मतलब जो बीमारी होती है वो लिख के एंड पे दिख दिया जाता है, रेस्ट इज अनरिमार्केबल, यानी कि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो ठीक है, वो नॉर्मल है। फिर लंग फील्ड जो है वो क्लियर है, उसमें किसी किस्म की कोई कंसोलिडेशन नहीं है, प्लूरल एफ्यूजन नहीं है, और निमोथोरिक्स नहीं है। बोनी थॉरेक्स जो है, यानी कि आपके रिब्स वगैरह जो हैं वो भी अनरिमार्केबल है। तो इंप्रेशन में इसका जो सिंपल एक एक्सरे हमने पहले प्लेन पढ़ा था नॉर्मल वाला, उसमें वो लिखेगा नो एक्यूट कार्डियोपल्मोनरी एब्नॉर्मेलिटी, रिकमेंडेड क्लिनिकल कोरिलेशन, ठीक है। तो एक्सरे की एक रिटन रिपोर्ट इस तरह से हो सकती है। फिर अगर आपके पास लंग पैथोलॉजी की आ गई है कोई, जैसे नमूनिया हमने देखा, तो उसमें भी वो उसको, उसके एक तो एक्सप्लेन करेगा फाइंडिंग्स को, हिस्ट्री देगा, एज बताएगा, टेक्निक क्या यूज किया, स्टडी क्या है वो बताएगा। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ जो एक्सरे की रिपोर्टिंग होती है वो इतनी, कह लें कि प्रॉपरली नहीं, वो एक्सरे को दे के एक पेपर के ऊपर या उस एक्सरे के नीचे ही कमेंट कर दिया जाता है कि एक्सरे पे ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसमें फिर राइट लोअर लोब पे जी नमूनिया नजर आ रहा है, जैसे हमने पिछला एक्सरे देखा, तो वो राइट लोअर लोब पे नमूनिया का पैच पड़ा हुआ था, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक एक्सरे की रिपोर्ट होती है। फिर आपके पास आ जाता है, जो हम लोगों ने रिस्ट का फ्रैक्चर देखा, उसमें मैंने बात की कि हम लोगों ने कौन सी बोन का फ्रैक्चर था, वो रेडियस का फ्रैक्चर था, ठीक है। वो एज बताएगा, रिस्ट का कौन सा व्यू किया आपने, एपीबी किया है आपने, लेटरल भी किया है, तो वो बता देगा कि वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है रेडियस का, कितने एरिया से, मतलब मिड पोर्शन को भी क्या उसने लिया हुआ है या डिस्टल को सिर्फ उसने किया हुआ है, ठीक है। फिर बताएगा कि उसके अल्ना जो है वो इंटेक्ट है, यानी कि दूसरी जो बोन है साथ, वो इंटेक्ट है या नहीं है। फिर एट द एंड वो इंप्रेशन में बता देगा कि डिस्टल जो रेडियस है उसका फ्रैक्चर। यहाँ तक क्या आपको एक्सरे क्लियर है, क्योंकि अगर आपको एक्सरे की बातें क्लियर है तो आगे हमारे लिए सीटी जो है उसको करना आसान हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो बताएं, आगे हमने जो है सीटी स्कैन की कुछ बेसिक्स की बात करनी है। नो मैम। क्लियर है, यस मैम, क्लियर। यस ठीक है। मैम। सीटी की हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि एक्सरे में तो आपका बन गया 2D, जो सीटी है वो एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग है। क्रॉस सेक्शनल का मुराद दिया है कि लेट्स सपोज एक्सरे का इमेज आपके पास जो है वो आएगा ऐसे, और आप इसी एक इमेज को, ठीक है, प्लानिंग आप प्लेन एक्सरे एक लेके उसी के ऊपर आप प्लानिंग करते हैं सीटी, आप वन बाय वन जो ऐसे इसमें स्लाइसेस में कट कर दें, ऐसे वन बाय वन आप इसी, यानी कि इतना ही सेक्शन है लेकिन आप उसको वन बाय वन सेक्शन में या स्लाइसेस में जो है वो कर दें, तो एक तो आप पे डिटेल भी आपके पास अच्छी आ जाएगी, फिर दूसरा वन बाय वन उसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो आप इसको देख सकते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है। कि पहले ये पार्ट ऊपर वाला नजर आएगा, फिर नीचे वाला, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरह एक पूरा वो एक इमेज ऐसे बन जाएगा। तो ये एक आपका क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग होती है सीटी जो है, ठीक है। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस अ रोटेटिंग एक्सरे, इसका इसकी मशीन हम आगे देखते हैं, वो एक कह लें कि उसका बोर जो है वो ओवल शेप में होता है, ओवल कह रही हूँ, सर्कल शेप में होता है, और फिर उसके अंदर ही बकी या टेबल पेशेंट का बना होता है जिसपे लटाना होता है। जो उसमें सोर्स भी होता है उसमें डिटेक्टर भी होता है, यानी कि एक्सरे सोर्स भी उसी के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, बोर के अंदर,
और उसी के अंदर डिटेक्टर होता है जिसमें साथ ही पेशेंट की जो एक्सरेज हैं उनको डिटेक्ट करके इमेज फौरन फौरन हमें देना होता है। फिर इसमें आप जो है एडवांस कंप्यूटर के सिस्टम्स आप यूज कर रहे होते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग होती है, ठीक है। और इसके डिफरेंट स्लाइसेस के होते हैं, 120 स्लाइस, 240 कह लें, 256, 640 स्लाइसेस, इस तरह की बेस पे होता है। जितने नंबर ऑफ स्लाइसेस ज्यादा होंगे उसका मतलब ये होगा कि आपका जो इमेज है उसकी डिटेल अच्छी आएगी। यानी कि अगर ये है, आप इसको सिर्फ 120 स्लाइस में कट कर सकते हैं इतने एरिया को। अगर यही आप इसको एडवांस कर रहे हैं 640, तो वो आपके इसी को 640 में डिवाइड कर देगा। तो जितने नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे मशीन के, उतनी डिटेल और उतना टाइम और उतनी रेडिएशन कम हो जाएगी पेशेंट के लिए, ठीक है। और उसमें आप फिर इसमें ये भी एबिलिटी होती है कि आप इसमें एक्सियल, कॉर्नल और सैजिटल तीनों प्लेन्स में जो इमेजेस हैं, वैसे आपके पास जो इमेज आता है वो एक्सियल में आता है, क्रॉस सेक्शनल है तो एक्सियल में आएगा, ठीक है। तो आप इसको लेकिन रिकॉन कर सकते हैं इनटू कॉर्नल एंड सैजिटल प्लेन, यानी कि राइट लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों प्लेन्स में आप इसको जो है वो 3D शेप्स में आप मजीद रिकॉन कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो इसकी सुपीरियर डिटेल होती है कन्वेंशनल एक्सरे की निस्बत, इसमें कोई आपको वो डेवलपिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये एक डिजिटल इमेज ही होता है जो आपके पास आ जाता है, फिर आप इससे भी फिल्म्स बना सकते हैं। रैपिड एक्विजिशन है विद इन सेकेंड्स, यानी कि अगर आप ब्रेन का सीटी कर रहे हैं तो आप विद इन पेशेंट की पोजिशन से लेके पेशेंट को आउट करने तक 5 मिनट्स लगेंगे आपके, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कितने स्लाइसेस की है, 120 है, 160 है, 240 है, 640 है, कौन सी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। फिर इसमें बोन की और लंग की डिटेल अच्छी होगी, और स्मॉल टिश्यू डिफरेंसेस आप इसमें देख सकते हैं। एक और चीज के, अगर बोन एबनॉर्मेलिटीज है, कोई भी बोन की एबनॉर्मेलिटी है, तो वो सीटी पे आप अच्छी देख सकते हैं। अगर कोई मसल की एबनॉर्मेलिटी है, कोई मसल पेन वगैरह है, तो आप उसके लिए एमआरआई पे ज्यादा बेहतर, या सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मेलिटीज आप एमआरआई पे ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। लिमिटेशंस है कुछ इसके, हाई रेजोल्यूशन जो है इसमें डोज भी हायर हो जाएगी, ठीक है। हायर रेजोल्यूशन और डोज हायर उनमें होगी जिनमें आपके स्कैन लॉन्ग है, उन केसेस में, ठीक है। फिर वही लेस डिटेल इसमें होती है एमआरआई की निस्बत सॉफ्ट टिश्यू। कंट्रास्ट मीडिया इसमें जरूरी होता है, जिनमें आप कह लें कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तो मस्ट होता है। कोई भी ट्यूमर है, कोई भी अगर जैसे अगर अभी तक उनको आपने जो है वो कह लें कि ये नहीं कहा, कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया कि ये जो है वो ऑन्को का पेशेंट है, ऑन्कोलॉजी का, तो भी आपके लिए पेशेंट के लिए कंट्रास्ट लगाना जरूरी होगा। कोई भी स्वेलिंग है तो उसके लिए कंट्रास्ट जरूरी हो जाता है। फिर इसमें मोशन आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कुछ इसकी लिमिटेशन है। फिर कॉस्टली भी होता है ये, और इस तरह की तो इसकी मशीन होती है सिटी स्कैन की, ठीक है। पेशेंट यहाँ पे, पेशेंट को लटाया जाता है इस टेबल पे, वो फिर अंदर जाता है, इस बोर के अंदर जाता है, यहाँ तक हाइट पे लेके जाते हैं इसको, थोड़ा सा इतनी सी हाइट तक इसको रखा जाता है टेबल को, और अंदर इसको मूव किया जाता है। मोस्टली जो पेशेंट्स है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक अगर हों, जिनको इस कन्फाइंड स्पेस का, जिनको एक कह लें कि खौफ होता है, तो वो ज्यादातर फिर इससे डरते हैं। उनको थोड़ा सा ये होता है कि उनकी काउंसलिंग जरूरी होती है। ओके, तो सीटी के जो कॉमन यूजेस हैं, आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको? ट्रॉमा वैल्यूएशन के लिए, ठीक है, कि ट्रॉमा के पेशेंट्स में आप यूज करते हैं इसको, जिनकी हेड इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट्स में, उनका फॉरेन सीटी ब्रेन करवाया जाता है, देखने के लिए कि कोई बोन क्रैक होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं होगी, ठीक है, कोई सॉलिड ऑर्गन की इंजरी तो नहीं होगी, कोई एब्डोमेन की ब्लंट इंजरी तो नहीं होगी, कोई चीज ऐसे जैसे रिब्स में से लग जाती है, रिब्स ही टूट के लंग्स में जो है वो कहने के चली जाती है, तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं। फिर पल्मोनरी असेसमेंट के लिए, जिसमें आपने लंग्स के नोड्यूल्स वगैरह देखे हो, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, नमूनिया को आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन में। फिर उसके बाद आप इसमें न्यूरो इमेजिंग भी है, यानी कि ब्रेन की आप इसमें जो है वो हाइड्रोसेफलस अच्छे से देख सकते हैं। आप ट्यूमर्स जो ब्रेन की हैं, इंट्राक्रेनियल स्ट्रोक, हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, आपने देखा होगा। स्ट्रोक के लिए एक चीज याद रखिएगा कि हमारे घर में या इर्द गिर्द कोई कहता है कि मेरी लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड वीकनेस मुझे फील हो रही है, फौरन से जाते सर उसका इमरजेंसी में स्कैन करवाएंगे तो वो नॉर्मल आएगा, ठीक है। उसके हमेशा फिर एक तब स्कैन करवाया जाता है जाते साथ, उसमें अगर चेंजेस नहीं आए, कोई ब्लीडिंग नहीं आई, कोई स्ट्रोक नहीं आया, तो वो 48 आवर्स के बाद दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं सीटी करवाने की, क्योंकि 48 आवर्स में
फिर ब्रेन बॉडी में चेंज पहले आ जाता है, अगर कोई ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुई है उस पे बाद में आएगा। ठीक है, जो सेंसरी या मोटर रिस्पॉन्स है वो पहले हमारा जो है वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा, जो वहां पे ब्रेन में चेंज आता है ब्लीडिंग का या इन्फेक्शन का, वो बाद में। तो 48 आवर्स के बाद दोबारा सीटी परफॉर्म करवाया जाता है देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कॉमन है, तो ये चीजें जरूरी हैं। फिर न्यूरो इमेजिंग उसमें होती है ब्लड फ्लो को देखने के लिए। फिर एट द एंड इसमें आपका आ जाता है जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनकी स्टेजिंग के लिए सीटी स्कैन बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, वो ऑन्कोलॉजी का पेशेंट चाहे वो फिर ब्रेन का है, बोन का है, कोई भी है, किसी भी उसका जो है कह लें, तो ये सीटी जो है बहुत अच्छी कह लें कि मोडेलिटी है हर लिहाज से आजकल डायग्नोस्टिक। तो सीटी की टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो एक्सरे की तरह ही है, मतलब एक्सरे वाला ही सेम हिसाब है इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट कर देते हैं बोलने में। इसमें हम हाइपरडेंस, हाइपोडेंस इस तरह के वर्ड्स या आइसोडेंस हम यूज करते हैं। ये भी ग्रे स्केल इमेजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट ही इसमें भी इमेज नजर आएगा हमें। ठीक है, तो इसमें जो हम एक वर्ड यूज करते हैं वो हाउसफील्ड यूनिट है। वो ना बॉडी के हर एक टिश्यू को कह लें एक नंबर असाइन कर दिया है। एयर जो है कह लें डेंसिटी की बेस पे, एयर जो है वो माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, फैट जो है वो भी माइनस में होती है, वाटर जीरो होता है। ये चीजें जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको उसमें हेल्प करता है कि वो बता सके कि एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, ये फ्लूइड एबनॉर्मल है या नहीं, तो वो उसकी डेंसिटी वो मशीन मेजर करके देती है। ठीक है, फिर जैसे हमने एक्सरे के केस में पढ़ा था, जो व्हाइट चीजें नजर आती थी उनको हम क्या बोल रहे थे, रेडियो लूसेंट या रेडियो ओपेक? रेडियो ओपेक। Video पे यस, रेडियो रेडियो ओपेक। यहाँ पे जो हमारे पास हमें व्हाइट टिश्यू कह लें या ब्राइट नजर आएगा वो हाइपर डेंस होगा। यहाँ पे हम डेंसिटी की बात करते हैं क्योंकि हमने पीछे जो उसको नंबर्स दिए हैं वो डेंसिटी की बेस पे दिए हैं हर टिश्यू को, तो इसलिए हम यहाँ पे हाइपर डेंस यानी कि जो ब्राइट होगा जिसको आप एक्सरे में बोल रहे हैं रेडियो ओपेक, तो वो व्हाइट नजर आएगा। जिसकी हायर हाउसफील्ड यूनिट होगी, एचयू यूनिट जिसका हाई होगा, वो बोन हो सकती है, ठीक है, वो मेटल हो सकती है, वो कंट्रास्ट हो सकती है। हाइपोडेंस जिसको आपने उसके ऊपर रेडियो लूसेंट कहा था, जो डार्क नजर आते हैं, वो आपके जो है वो कह लें कि लोअर एचयू वाले होते हैं, डेंसिटी वाले। ठीक है जी, जिसमें आपके वही लंग्स वगैरह आ जाते हैं। और आइसोडेंस जिसकी सिमिलर डेंसिटी होती है वो हमारे मसल्स वगैरह आ जाते हैं। और एनहांसमेंट, एनहांसमेंट वो होती है जो इंक्रीज, जिसमें डेंसिटी मैंने आपको बताया था कि जो हम कंट्रास्ट देते हैं वो डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो कंट्रास्ट यूज करने के बाद जिस टिश्यू की डेंसिटी बढ़ जाती है वो, या अगर कोई ट्यूमर है तो वो एनहांस हुआ है कंट्रास्ट देने के बाद, कंट्रास्ट का इंजेक्शन, तो वो एक्चुअली एनहांसमेंट। फिर इसके अलावा टेक्निकल पैरामीटर्स को रहने दें, इसकी आपको नहीं समझ आएगी। अच्छा जी, सिटी का इमेज, ये मैंने सिटी का उस स्क्रोल वाले में से, यानी कि जो ये कह लें कि ये लंग्स के, अगर मैं बताऊं इसका कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक्सरे है, तो माइट बी पॉसिबल जो ये है, तो इसका ये वाले सिर्फ स्लाइस का ये इमेज हो सकता है, सिर्फ इतना जो ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये एक स्लाइस मैंने आपको उसमें से दिखाया। ये स्क्रोलिंग इमेजेस होते हैं, यहाँ पे वो दिखाना वीडियो के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ एक स्लाइस है, लोअर लोब, राइट लोब, इस तरह लेफ्ट लोब, ये दोनों इसमें नजर आए। तो सीटी का इमेज जो है वो एक एक्सियल इमेज होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये ब्लैक क्या है, हमने एक्सरे पे जो बात की मैंने आपको कहा था चीजें वही रहनी है। ब्लैक क्या था, लंग्स, lungs, और मिड में क्या पड़ा हुआ था, heart, हाँ। और अगर आप ये देखें कि हमें, आपको अगर ये पता नहीं लग रहा कि इमेज किस तरह का है इसमें से, मतलब फ्रंट साइड कौन सी है, बैक साइड कौन सी है, तो अगर आप बच्चों गौर करें तो ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये वर्टिब्रा। वर्टिब्रा। और अगर फीमेल के केस में या मेल के भी केस में ये जो है ये ब्रेस्ट का टिश्यू होता है। ठीक है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि एंटीरियर साइड कौन सी है और पोस्टीरियर साइड कौन सी है। यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है आपको, अगर आप ये जो, एक मिनट, अगर आप ये देखें हार्ट का जो कह लें स्ट्रक्चर है मिड वाला, ठीक है, ये हार्ट के ना डिफरेंट चैम्बर्स हैं जो नजर आ रहे हैं। ये जो है एओर्टा हो सकती है, ये तो पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है,
ये भी एओर्टा, ये एओर्टा है जो एब्डोमिनल एओर्टा होती है, जिसको आप डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं। तो इनमें देखें ये इतनी ब्राइट नहीं है, व्हाइट नहीं नजर आ रही, नॉर्मल है ग्रे में। लेकिन यही अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत व्हाइट नजर आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है? इसने नॉर्मल से व्हाइट कर दिया, जिसकी मैंने पीछे बात भी की आपसे, जो एनहांस कर Enhancement? देता है। एनहांसमेंट, दिस इज एक्चुअली कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट दिया हुआ पेशेंट को जो उसके हार्ट में पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। ये उसकी एओर्टा में भी पड़ा हुआ है, ये वाली एब्डोमिनल एओर्टा में भी पड़ा हुआ है, फिर ये यहाँ पे जो हाइलम में पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह होती हैं वहां पे भी पड़ा हुआ है, जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर। क्योंकि कंट्रास्ट जो भी है अगर आपने जहां से भी दिया उसने हार्ट से गुजर कर ही जाना है, ठीक है। तो ये इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये मैम जो नॉर्मल नीचे आपका, लाइन है वो डायाफ्राम है। बेटे कौन सी वाली आप लाइन, यहाँ पे डायफ्राम नजर नहीं आ रही ये है। जो ये व्हाइट मैंने कलर आपको, की लाइन ये क्या लेयर है वो जो लंग्स की होती है। बेटे कौन सी व्हाइट सी लाइन आप ये बात कर रहे हैं इनकी? ये तो लंग का स्ट्रक्चर है ना। नहीं मैम नीचे वाली व्हाइट लाइन जो नीचे व्हाइट लाइन। नहीं नहीं, वो तो काउच है ना बेटा, ये फैट है। और ये वाली जो है ये काउच है, जिस टेबल पे पेशेंट लेटा होता है। आखिर उससे भी तो ओके रेडिएशन गुजर के वो उसके डिटेक्टर तक जाती है ना। ओके मैम। ठीक है, टाइम कम है, इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये था एक नॉर्मल सीटी का इमेज। सीटी का जो है ना वो आप अगर निकाल के आप फिल्म्स देखें ना, तो फिल्म्स भी ऐसे वो स्लाइस बाय स्लाइस लगाते हैं, ठीक है। अब जो हमने निमोनिया पढ़ा था, आप देखें ये नॉर्मल है। इसी के साथ अगर हम इसको देखें तो आप इधर आपको इसी एरिया में ये पैचेस नजर आते हैं, तो उनको आप क्या, वो है निमोनिया कंसोलिडेशन, ये नजर आ रही है, वो भी इसी तरह नजर आती है। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, ये क्या चीज है? चेस्ट एक्सरे पे भी ये इस तरह से नजर आ रही थी ना, ये क्या है? कुछ नजर आ रही थी ना चीजें, क्या थी वो? रिब्स। ये रिब्स का भी क्रॉस सेक्शन है, यानी कि वो कट कट किया हुआ है, उसको स्लाइस में लिया हुआ है उसको। तो ये दोनों साइड्स की रिब्स भी यहाँ पे साइडों पे, राइट और लेफ्ट साइड पे कह लें, वो नजर आती हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इसके पैचेस पड़े हुए हैं, जो है नमूनिया के। यहाँ पे आपको, अच्छा लोब्स की पहले किसी ने बीच में बात की थी एक्सरे पे, तो एक्सरे पे आपको एक्चुअली लोब्स जो है वो नजर नहीं आते, जबकि सीटी में आपको लोब्स की फिर डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं, राइट की, मिडल की और क्या लें, सॉरी, अपर की, मिडल की और लोअर की। तो यहाँ पे आपको तीन जगह पे इस तरह के पैचेस और लेजीनेस सी नजर आ रही है, तो ये नमूनिया का एक सीटी का इमेज है, ठीक है। अब ये है रिस्ट का फ्रैक्चर। रिस्ट का जब मैंने आपको बताया कि जो सीटी के इमेजेस होते हैं उसमें आप जो है वो तीनों तरह के जो है वो कह लें प्लेन्स में, एक्सियल में, सैजिटल में, कॉर्नल में, और फिर 3D भी आप जनरेट कर सकते हैं। 3D का ये होता है कि वो एक कह लें कि ओरिजिनल तरह का इमेज जो है वो कह लें ओरिजिनल मिल जाता है, वहाँ पे उनको ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये रिस्ट का फ्रैक्चर दिखाया हुआ है यहाँ पे। अगर आप ये देखें, ये जो बोन है ये वाली रिस्ट की, ये जो टूटी है रेडियस और अल्ना, ये इसी का ये थोड़ा सा जूम करके ये एक्सियल में दिखाया, अगर इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन में काटा हो तो वो ये दिखाया हुआ इसका पार्ट, ठीक है। उसी को फिर आगे सेजिटल में कर दिया, ये कॉर्नल में, ठीक है, और ये सेजिटल में, और उसी के साथ इसका फिर उन्होंने ये 3D बना दिया, ठीक है। तो सिटी में, सिटी एक्सरे से बहुत अच्छी मोडेलिटी है, बहुत हायर मोडेलिटी है, और इसमें बहुत जो फ्रैक्चर्स हैं वो तो बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं। ब्लीडिंग जो है ब्रेन में या कहीं पे किसी भी एरिया में, वो इन्फाक्शन जो है वो बहुत अच्छे से पिक हो जाती है। तो अब अगर इनकी आप रिपोर्ट देखें तो इसमें वो जो वर्ड यूज करेगा वो हाइपरडेंस, हाइपोडेंस, आइसोडेंस और एनहांसमेंट, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। तो अगर इसकी जल्दी से रिपोर्ट्स देखते हैं, तो नॉर्मल अगर सिटी चेस्ट आप देख रहे हैं तो उसमें भी नेम होगा, पेशेंट की एज होगी, ठीक है, स्टडी आपने कौन सी परफॉर्म किया, और फाइंडिंग्स। लंग्स जो है वो क्लियर हैं, कोई कंसोलिडेशन या मैस नहीं है। कंसोलिडेशन निमोनिया का जो पैच होता है उसको आप कंसोलिडेशन कह सकते हैं, या जो फ्लूइड फिल हो जाता है लंग्स में। ट्रेकिया जो है और ब्रोंकाई जो है वो पेटेंट है, यानी कि नॉर्मल है। प्लूरल एफ्यूजन नहीं है, कोई भी लिम्फेडिनोपैथी नहीं है। हार्ट और ग्रेट वेसल्स कौन कौन सी हैं हमारी बॉडी में? ग्रेट वेसल कौन सी है? दो, अयोटा और मैंने कहा और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। मैम इसमें तो जो वेना आवाज आ जाएंगे, इंफीरियर और सुपीरियर, इसके अलावा योटा आ जाएगा। भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेनली, वैसे हाँ इस पे आईवीसी वगैरह नजर आ जाती है, चेस्ट जो सिटी होता है,
ठीक है, तो उस पर भी उन्होंने कमेंट किया कि वो भी जो है वो नॉर्मल है। इंप्रेशन में फिर उसने दे दिया नॉर्मल सीटी चेस्ट। अब इसी के लिए अगर हमारे पास आ गई है निमोनिया की, तो उसमें वो देगा पैथी कंसोलिडेशन विद एयर ब्रोंकोग्राम्स इन द लेफ्ट अपर लोब। उसने एरिया भी बता दिया, उसने ये भी बता दिया कि कंसोलिडेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंसोलिडेशन होती है वो निमोनिया के केस में होती है, ठीक है। फिर उसने प्लूरल एफ्यूजन भी बताया, नो मीडिएशनल लिम्फेडिनोपैथी, और इंप्रेशन में भी आपके पास आ गया निमोनिया विद लेफ्ट अपर लोब, निमोनिया विद माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन। मोस्टली निमोनिया के केसेस में एफ्यूजन हो जाती है। फिर जो हम लोगों ने रिस्ट का फ्रैक्चर देखा, उसमें उसने एक, जब आप हम जब रेडियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोगों को फ्रैक्चर्स जो पढ़ाए जाते हैं उनकी टाइप्स भी बताई जाती हैं कि अगर रेडियस का डिस्टल एंड फ्रैक्चर है और अल्ना का भी है तो वो कौन सा है, वो पुलिस फ्रैक्चर है, कम्युनिकेट फ्रैक्चर है, या जो है वो डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, किस तरह का है, ठीक है। तो उसी बेस पे फिर आगे उन्होंने इस रिपोर्ट में भी लिखा होता है। तो कम्युनिकेट फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस एक्सटेंडिंग इनटू द रेडियो कार्पल ज्वाइंट, यानी कि वो जो रिस्ट की बोन्स होती हैं उन तक वो एक्सटेंड किया हुआ है। फिर सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग बताया हुआ है, और इंप्रेशन में उसने बताया इंट्रा आर्टिकुलर जो है वो कम्युनिकेटेड डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। तो कुछ इस तरह से वो एक्सप्लेन करेगा। अगर कोई फॉरेन बॉडी देखी है तो वो उसको कहेगा हाइपरडेंस, जो है वो कह लें एरिया जो है हाइपोडेंस नोटेड। अगर मैस कोई है तो एरिया ऑफ हाइपोडेंस, या कोई मैस है और आपने उसके पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस लिए हैं तो उसमें वो कहेगा कि एनहांसमेंट उसमें हुई है, क्योंकि एनहांसमेंट जो है उसी के बेस पे डिफाइन किया जाता है कि ये पेशेंट मेलिग्नेंसी वाला है या जो क्या कहते हैं इसको बिनाइन ट्यूमर्स वाला। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। मैम इफ्यूजन दोबारा इंडिकेट कर दें पिक्चर पे मुझे। किस चीज की? इफ्यूजन्स किस तरह की दिखेंगी, एक दफा दोबारा पिक्चर दिखा दें। जो एफ्यूजन होती है, ओके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एफ्यूजन का इमेज। वैसे एफ्यूजन जो है वो सबसे बेहतर नजर जो आती है वो सीटी पे ही नजर आती है, ठीक है। तो लंग के इमेजेस तो आपने देख लिए, ठीक है। अब प्लूरल एफ्यूजन आपको दिखाती हूँ कि लंग में अगर आपके